मेरा नाम भूमि है। मैं मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पढ़ने में बचपन से ही बहुत तेज थी। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। मैं कभी भी स्कूल या कॉलेज में सेकंड नहीं आई थी। जब 12वीं का रिजल्ट आया तो मेरी रैंक बहुत ही अच्छी आई। मेरे सारे दोस्त अपने अपने सपने पूरे करने के लिए इधर उधर जाने लगे। जब मेरी बारी आई, मैंने अपने पापा से बोला कि पापा, मुझे भी डॉक्टर बनना है। मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ। पर पापा ने मना कर दिया, क्योंकि हमारे खानदान की कोई भी लड़की कभी बाहर पढ़ाई करने नहीं गई थी। पापा को लगता है कि अगर लड़की बाहर जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी। और यही कारण था जिसकी वजह से मेरा सपना चूर चूर हो गया। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने भी घर आकर मेरे पापा से बात की कि भूमि पढ़ने में बहुत अच्छी है, वो डॉक्टर की तैयारी करना चाहती है। आप भूमि के पिता हैं, अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है भूमि को। प्रिंसिपल सर से मैंने कहा था कि सर, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरे पापा नहीं मान रहे, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। बस इतना सही मैंने कहा था सर को। और सर ने मेरे घर आकर मेरे पापा से बात की, लेकिन पापा ने सर की भी बात को टाल दिया और उन्होंने कहा कि हमारे घर की लड़कियां बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जाती। सर, इसलिए भूमि को मैं इजाजत नहीं दे सकता। बस इतना पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। अब इसकी शादी की तैयारी करनी होगी। सर ने पापा से कहा, आप भूमि के पिता हैं, जैसे आपकी मर्जी। मुझे बस आपसे बात करनी थी, सो मैंने कर ली। आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें आप बेहतर भूमि के लिए सोच सकते हैं। इतना कहकर सर चले गए। पापा ने नहीं माना। हमारे यहाँ लड़की बड़ी हुई नहीं कि उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। पापा ने कह दिया कि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने पापा को मनाने की बहुत कोशिश की कि पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ। बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा नहीं माने और मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दिन भी आ गया। मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। आज मेरी बारात आने वाली थी। मैं दुल्हन के जोड़े में बैठी अपने सारे अरमानों के पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। मेरी शादी कर दी गई। 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। आज मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे घर वालों ने बताया था कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है और अच्छा काम करता है। मैं भी खुश हो गई थी कि मैं अपने पति से बात करूंगी अपनी पढ़ाई के लिए। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो मेरे सपनों को जरूर समझेगा। मैं उससे आगे की पढ़ाई की बात करूंगी, वो जरूर मान जाएगा। मैं उसको मना लूंगी। मेरा पति जब कमरे में आया, वो धीरे धीरे मेरा घूंघट उठाया और उसने एक अजीब सी निगाह मेरे ऊपर डाली। ऐसा लगा जैसे वो मुझे खा जाएगा। अजीब सी खा जाने वाली नजरों से उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था। उसकी नजरें मुझे परेशान करने लगी थी, जबकि मुझे खुश होना चाहिए था। लेकिन क्यों मैं खुश नहीं हो पा रही थी। खैर, मेरा पति का नाम सुनील था। जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने कहा, सुनील जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, ठीक है, बोलो, क्या बात करनी है। मैंने कहा, सुनील जी, मैं जानती हूँ इस वक्त ये सब बात करने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बात अभी इसी वक्त करना चाहती हूँ। सुनील कहने लगा, ठीक है, बोलो। मैंने कहा, सुनील जी, मैंने अपने पापा से बात की थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। मैं डॉक्टर की तैयारी करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पढ़ने की इजाजत दें। लेकिन मेरे पति ने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगे, क्या करोगी पढ़ाई करके? लड़कियों का काम घर में है, घर को संभालना, घर के काम करना। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं मायूस हो गई। मैं आगे कुछ कहती, इससे पहले उन्होंने मेरे होठों पर अपना हाथ रख दिया और फिर मेरी एक न सुनी। धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और मेरे साथ सुबह हुई तो मैं फ्रेश होकर किचन में चली गई और सबके लिए नाश्ता बनाया। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे, बस जेठ और जेठानी थी। मेरा पति का एक बड़ा भाई था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी औरत थी। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया।
और इस एक हफ्ते में पता चला कि मेरा पति एक जाहिल इंसान है। मुझे पता था कि जिस इंसान से मेरी शादी हो रही है वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन की वैल्यू समझता है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन तब निकली जब मुझे पता चला कि मेरा पति 8वीं फेल था। खैर, अब इन बातों का कोई वैल्यू नहीं था। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब जो भी था जैसा भी था, अब इसी के साथ मेरा गुजारा करना था। इसने मेरे घर वालों से झूठ बोलकर शादी की थी। मैं 19 साल की पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरा पति 35 साल का नौजवान मर्द था और एक जाहिल इंसान था जिसकी सोच बिल्कुल ही अलग थी लड़कियों के लिए। उसकी सोच बस इतनी थी कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उसे घर के ही काम करने हैं और अपने पति को शारीरिक सुख देकर उसे खुश करना है। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी कि मेरी शादी कैसे इंसान के साथ हो गई जो लड़कियों के बारे में ऐसी सोच रखता है। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता चला गया, लेकिन धीरे धीरे मेरा पति मेरे साथ हैवानों जैसा व्यवहार करने लगा था। मेरे साथ वो रात जबरदस्ती करता, मेरा मन ना होने पर भी वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता। मैं मना करती, मैं कहती आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो नहीं मानता था। मेरे साथ हर रोज अब ऐसा ही होने लगा था। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं होता था, बस उसे मेरा शरीर चाहिए होता था जिसे वो नोचता था। ऐसा लगता था जैसे वो एक भेड़िया है, जैसे भेड़िए को शरीर मिल गया हो नोचने के लिए और वो नोच रहा हो। मेरा पति नशे का आदी था, नशा करता था। हर रात वो नशा करके घर में घुसता था और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता था। मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं उसकी पत्नी हूँ। अब मैं इस घर में घुट घुट कर जी रही थी। मैं तंग आ गई थी। मैंने गुस्से से फैसला कर लिया कि मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अपने जेठ के पास गई। मेरी जेठानी भी वही थी। मैंने अपनी जेठ से कहा, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। मेरे साथ धोखा हुआ। मुझे झूठ बोलकर फंसाया गया है। मुझे ये बोला गया था कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन ये तो सरासर गलत है क्योंकि मेरा पति एक जाहिल इंसान है, नशा करता है, नशे में धुत रहता है। वो इंसान के नाम पर एक भेड़िया है जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं बल्कि शरीर को पूरा करने की जरूरत मानता है। मैं उसके साथ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। ये मेरा कहना था। तभी मेरा पति मेरे पास आया और मेरे बालों को खींचता हुआ कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े भाई के पास जाने की, ऐसी बात करने की? जो कहना है मुझसे कहो। मैंने कहा, ठीक है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। क्या आप इसकी इजाजत दोगे? फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा कि ठीक है, आप कहिए क्या आपकी शर्त है। उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि तुम जहां भी जाओगी तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जहां भी जाना होगा वहां तुम्हें खुद जाना होगा और मुझे इन सब के लिए परेशान मत करना। और जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी। मुझे पढ़ने का जुनून था, इसलिए मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद मैं पढ़ने लिखने लग जाऊंगी तो आगे कुछ बन जाऊंगी, तो ये जो हालात हैं वो सुधर जाएंगे, मेरा पति भी सुधर जाएगा। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैंने एडमिशन तो ले लिया अपने जोड़े हुए पैसों से, लेकिन मुझे यहाँ से कॉलेज जाने के लिए प्रॉब्लम होने लगी। आसपास के लोग बड़ी अजीब नजरों से देखते थे क्योंकि यहाँ की जो भी औरतें थी, यहाँ की बहुएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना ही पढ़ाई के लिए ना ही किसी काम के लिए। सारे लोग घूंघट में रहते थे और घूंघट में रहकर मैं पढ़ाई करने जाती थी तो लोग अजीब सी नजरों से मुझे देखा करते थे। दूसरी तरफ मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं होने लगे थे क्योंकि जो भी बचाए हुए पैसे मेरे पास थे वो सारे पैसे मैंने एडमिशन में लगा दिए थे। किसी तरह से मैं कॉलेज जाती थी, लेकिन घर आकर मुझे सारे काम करने होते थे। सारे काम मैं इधर खत्म करती तो रात को मेरा पति नशे में धुत होकर घर आता और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता, वही सब जो पहले किया करता था। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया। मैं काफी कमजोर हो चुकी थी। मैंने अपने घर वालों से कुछ पैसे मांगे तो घर वालों ने भी साफ मना कर दिया। घर वाले कहने लगे कि आगे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, तुम्हारी शादी हो गई है, अपना घर बसाओ, अपने घर को संभालो। मैंने उनकी बातों को सुनकर फोन रख दिया।
मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैंने अब ठान लिया था कि जो भी करना है अब मुझे ही करना है, क्योंकि मेरा मदद करने वाला कोई नहीं। इसी तरह से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। जॉब करने के साथ साथ इधर मैं घर के सारे काम करती थी और अपने पति के जुल्मों को भी बर्दाश्त करती थी। वो नशे में धुत होकर घर आता और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता, मेरे साथ मारपीट भी करता। दूसरी तरफ मोहल्ले वाले मेरी नौकरी करने पर बहुत ही गंदी गंदी बातें करते थे कि ये औरत अच्छी नहीं है, क्या घर से बाहर निकलकर मर्दों की तरह काम करने के लिए निकल जाती है, पता नहीं बाहर जाकर क्या काम करती है, कितने लड़कों से मर्दों से संबंध बनाती है। मैं लोगों के ताने सुनती, मैं उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। मैं सोच चुकी थी कि जिसको जो कहना है कहे। मैं अपना काम करती रही। कंपनी से जब मुझे सैलरी मिली, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये मेरी पहली सैलरी थी। मैं खुशी से घर आई। मैंने सोचा था कि मैं अपने पति को बताऊंगी और कुछ पैसे उन्हें भी दे दूंगी और कुछ पैसों से अपनी जरूरत का सामान लूंगी और कुछ पैसे जमा भी करूंगी। मैंने आगे की पढ़ाई का भी सोचा था कि आगे भी पढ़ाई करूंगी, लेकिन मेरी सोच बस सोच ही बनकर रह गई थी, क्योंकि मेरा पति जब घर आया तो उसने मेरे पास पैसे देखे और वो पैसे उन्होंने मुझसे छीन लिए। सारे के सारे पैसे मुझसे छीन कर बाहर चला गया। मैं कहती रह गई कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और जरूरत का सामान खरीदना चाहती हूँ। प्लीज वो पैसे मुझे दे दें। कुछ पैसे आप रख लें, बाकी के पैसे मुझे दे दें। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन बाकी के पैसे मुझे दे दें। लेकिन वो मुझे धक्का देकर बाहर चला गया। मैं इंतजार करती रही। जब वो रात को 10 बजे घर आया, मैंने कहा, कहाँ गए थे आप? और वो सारे पैसे, उनका क्या किया? वो कहने लगा, तुमसे मतलब वो पैसे कहाँ हैं, क्या किया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे पता था वो पैसे इसने उनका क्या किया होगा। उसे बहुत ही बुरी बुरी चीजों की लत लगी हुई थी। वो ड्रिंक तो करता ही था और भी बहुत सी चीजों का नशा करता था। मैं खामोशी से कोने में जाकर सिमट कर रोने लगी। तभी मेरा पति मुझे उठाकर और घसीट कर बेड पर ले जाकर पटक दिया। कहने लगा, चलो रोना बंद करो और मुझे जल्दी से खुश कर दो। आज तो कितनी खुशी का दिन है ना, तुम्हें सैलरी जो मिली है। आज तो तुम अपने पति को खुश नहीं करोगी? मैं रोती सिसकती हुई कहने लगी, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना। लेकिन वो नहीं माना। उसने हैवानियत वाला हद पार कर दिया। उसने बहुत ही बेरहमी से मुझे नोचना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाती रही, मना करती रही, पर वो नहीं माना। सुबह हुई तो मैं अपने कमरे में ही थी। तभी मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी, देखो भूमि, मैं जानती हूँ सुनील बहुत ही बिगड़ा हुआ मर्द है, लेकिन तुम औरत हो, क्या कर सकती हो? मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम जल्दी से बच्चा कर लो। क्या पता बच्चे के आ जाने से सुनील सुधर जाए। मैं भी अपनी जेठानी की बात पर सोचने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। अगर मेरे बच्चे के आने से मेरा पति सुधर सकता है तो मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ले आऊंगी। मैं तैयार हो गई। मैंने अपने पति से बात की। मैंने कहा, सुनील, मैं माँ बनना चाहती हूँ। ये सुनना था कि मेरा पति मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बच्चे का खर्चा उठा सकूं। उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं खामोश हो गई। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे उल्टियां आने लगी और चक्कर आने लगे। मेरी जेठानी दौड़कर मेरे पास आई और कहने लगी, भूमि, लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं खुश हो गई कि चलो अच्छी बात है, प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन जब ये बात मेरे पति को पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी। वो मुझे जबरदस्ती खींचकर डॉक्टर के पास ले गया और मेरा अबॉर्शन करवा दिया। इसी बीच मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मेरे पति ने दूसरी बार भी वही किया। अब मैं भी सोच ली थी कि अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार भी जब मेरे पति को पता चला तो उन्होंने मुझे फिर से लेकर डॉक्टर के पास गए। लेकिन इस बार डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। डॉक्टर कहने लगा कि लगातार अबॉर्शन करने से लड़की बहुत कमजोर हो चुकी है, इस बार हम रिस्क नहीं ले सकते, इसमें आपकी पत्नी की जान भी जा सकती है। ये सुनना था कि मेरा पति गुस्से से लाल हो गया। वो मुझे घर ले आया और कमरे में बंद करके मुझे ऐसी जगह पर मारा जिसे मैं बता नहीं सकती। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे पति को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। उन्होंने मेरे पेट पर भी लात मारी।
जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा पति मुझे अब एक नजर भी नहीं देखता था। देखते देखते 9 महीने गुजर गए और इन 9 महीनों में मेरे पति ने एक बार भी डॉक्टर से मेरा चेकअप नहीं करवाया। मेरी किसी भी जरूरत को उसने पूरा नहीं किया। मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठा रही थी। मेरा दिल अब मेरे पति से पूरी तरह टूट चुका था। मुझे अब सुनील के साथ रहने में घुटन महसूस हो रही थी। फिर एक दिन अचानक से मेरे पेट में दर्द उठा। मुझे अस्पताल ले जाया गया और वहां मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए और दोनों बेटियां थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरा पति बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे दोनों जुड़वा बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद मुझे घर ले आया गया। मेरी जेठानी ने मेरा देखभाल किया। मैं इस काबिल न थी कि उठकर खुद से बाथरूम भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी मैं इस हालत में अपने बच्चों को संभालती थी। बच्चे रोते तो मैं अपने पति को कहती कि सुनील, थोड़ा सा बच्चों को देखभाल कर लो, मैं उन दोनों को अकेले नहीं संभाल सकती। ये बच्चे सिर्फ मेरे ही बच्चे तो नहीं है ना, वो आपके भी बच्चे हैं। लेकिन वो मेरी एक ना सुनता। मेरा पति दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो जाता या फिर दूसरे कमरे में चला जाता, लेकिन वो बच्चे को नहीं देखता। मैं ही किसी तरह से अपने बच्चों को संभालती थी। रात भर अकेली जागती थी। किसी तरह से मेरे बच्चे 3 महीने के हो गए। 3 महीने गुजर गए और इन 3 महीनों में मेरा पति बच्चों को एक नजर भी नहीं देखा था। एक रात बच्चे बहुत रो रहे थे, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किसी तरह से मैंने बच्चों को संभाला और सुलाया। मेरे पति वहीं पर मौजूद थे। मैंने अपने बच्चों को जैसे ही सुलाया और सोचा कि मैं भी अब आराम कर लेती हूँ, लेकिन मेरा पति मेरे हाथों को पकड़ने लगा, मेरे शरीर को छूने लगा। मैंने मना किया कि मैं अभी खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, मैं अभी वो सब नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कर सकूं। लेकिन वो नहीं माना और जबरदस्ती उसने मेरे साथ संबंध बनाए। मैं खून से लथपथ हो गई। किसी तरह से खुद को समेट कर बाथरूम चली गई। अपने कपड़े बदलकर मैं अपने बच्चों के साथ सो गई। अब हर दिन मेरा पति इसी तरह करने लगा। मैं धीरे धीरे बहुत कमजोर होती चली गई। वक्त इसी तरह से गुजरता चला गया और मेरे बच्चे 6 महीने के हो गए। मेरा पति सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो दिन ब दिन और भी दरिंदगी की हद पार कर रहा था। मेरे साथ मारपीट करता, मेरे बच्चे रोते तो वो गुस्सा करता। मैं उससे कहती, सुनील जी, मेरे लिए ना सही, कम से कम आप अपने बच्चों के लिए ही कुछ कीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप कोई बड़ा काम करें, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले जिससे मैं इन बच्चों के लिए दूध ला सकूं। लेकिन मेरे पति ने कहा कि क्यों, मैंने कहा था बच्चे पैदा करने के लिए, जाओ अब खुद ही उनके लिए दूध लेकर आओ, उनके खाने पीने का इंतजाम करो, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने फिर से घर से निकलना शुरू कर दिया। मैं अपने बच्चों को जिटानी के पास छोड़कर जाती। मैंने पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। मुझे महीने में 4 से 5 हजार रुपए मिलने की बात हुई थी। मैं खुश हो गई थी कि चलो उन पैसों से मेरे बच्चों के लिए जरूरत का सामान आ जाएगा। मुझे सिर्फ अपनी जरूरत की और बच्चों की जरूरत के लिए पैसे चाहिए थे। घर के खर्चे तो मेरे जेठ जी ही उठाते थे। घर चलाने की मुझे टेंशन नहीं होती थी। मेरे जेठ जी भी कोई बड़ी नौकरी नहीं करते थे। जो भी पैसे कमाते थे वो थोड़ी बहुत अपने लिए खर्च करते थे और बाकी घर के राशन पानी में ही लगा देते थे। मेरी जेठानी की कोई औलाद नहीं थी। मेरी जेठानी बांझ थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी मेरी पति से तंग आ चुकी थी, क्योंकि मेरा पति अपनी भाभी से भी बहुत बदतमीजी करता था। इसलिए मेरी जेठानी भी मुझसे और मेरे पति से दूर दूर ही रहती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता चला गया। अस्पताल में काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया। मैं बहुत खुश थी कि चलो आज मुझे सैलरी मिलेगी और मैं अपने बच्चों की जरूरत के सामान ले आऊंगी। लेकिन मेरा पति उन पैसों को भी मेरे पास न रहने दिया। वो पैसे मैं छुपा कर रखती तो वो चुरा कर ले जाता था। एक दिन तंग आकर मैंने उससे बहुत लड़ाई की कि मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने उससे कहा, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन मेरे पति ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर? तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और वहीं पर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं उसकी बातें सुनकर ठिठक कर रह गई थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन मेरे बच्चे रात भर बहुत परेशान कर रहे थे। किसी तरह से मैंने अपने बच्चों को चुप कराया और सुलाया। मेरी आंखें खुली। सुबह का वक्त था तो मेरा पति भी मेरे साथ बिस्तर पर था। सुबह सुबह का टाइम था।
उसने मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहा। मैंने कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती। रात भर मेरे बच्चों ने बहुत तंग किया है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे आराम करने दो। लेकिन वो नहीं माना और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं जब उसे खुद से दूर कर रही थी तो उसने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और इस मारपीट के दौरान उसने मुझे पेट पर ऐसा मारा कि मेरा पेट का टाका टूट गया। मैं खून से पूरी तरह भीग चुकी थी। उस आदमी ने मुझे उठाया और हॉस्पिटल लेकर गया। मेरे पेट में फिर से टाके लगाए गए। मैं रो रही थी, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। किसी तरह से अस्पताल में 2 दिन गुजरे। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए थे। मुझे मेरे घर वालों से भी नफरत हो चुकी थी कि उन्होंने मेरी ऐसे इंसान से शादी करवाई जो हैवान है। मैं अपने घर वालों से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। मेरे पापा ने मेरे पति को समझाया तो मेरे पति ने समझने की कोशिश की। मेरे घर वाले चले गए। मेरा पति मुझे घर ले आया। 10 दिन इसी तरह से मेरे साथ गुजर गए, लेकिन फिर वो मेरे साथ वही सब करना शुरू कर दिया। इंसान की जो फितरत होती है वो कभी नहीं बदलती। अब तो मुझे मेरी जिंदगी से मन उब गया था। अब मुझे जीने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। अब मुझे मर जाने को दिल करने लगा था। मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। तभी मेरी नजर मेरे बच्चों पर पड़ी जो बहुत रोए जा रहे थे। फिर मैं सोचने लगी, आज तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। ये आदमी तो मेरे बच्चों को एक नजर भी नहीं देखता। मैं अपने बच्चों के लिए रुक गई और अपने दोनों बच्चों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं सोच रही थी, कोई आदमी इतना भी भेड़िया कैसे हो सकता है? मैं अपने बच्चों को सीने से लगाए सो गई थी। 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मैं सोच में पड़ गई। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। जब इन्हीं बच्चों को इस आदमी ने एक नजर भी नहीं देखा तो तीसरे बच्चे को वो क्या देखेगा? इसलिए मैं इस बच्चे को लाना ही नहीं चाहती थी। मैं हॉस्पिटल गई और मैंने डॉक्टर से बात की। मैंने कहा, मुझे अबॉर्शन कराना है। डॉक्टर ने मेरे पति को खोजा। मैंने कहा कि वो नहीं आए हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ कोई होना चाहिए, लेकिन मैं किसे अपने साथ लाती? मैंने अपने पति को कहा कि चलो डॉक्टर के पास, लेकिन वो नहीं आया था। मैंने डॉक्टर से कहा, विनती की कि मेरा अबॉर्शन कर दो, तो वो तैयार हो गए। डॉक्टर ने कहा, मैं अबॉर्शन करने के लिए तैयार हूँ, आप पैसे जमा कर दो। ये सुनकर तो मेरा सर चकरा गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बिना किसी को कुछ बताए हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। मैंने सोच लिया था कि मैं सरकारी हॉस्पिटल चली जाऊंगी। मैं सरकारी हॉस्पिटल गई तो वहां पर भी मेरे पति को खोजने लगी। मैंने कहा, मेरा पति मेरे साथ नहीं आया, आप अबॉर्शन कर दें, लेकिन वहां पर भी डॉक्टर ने मना कर दिया। वो अबॉर्शन करने के लिए राजी नहीं हुए। अब मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना ही पड़ा। देखते देखते मेरा तीसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मेरे दोनों जुड़वा बच्चे अब 1.5 साल के हो चुके थे और मेरा ये छोटा बच्चा 3 महीने का हो चुका था। मैं पागलों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी और वो इंसान जिसे कोई मतलब ही नहीं होता था, मैं उससे नफरत करने लगी थी। उसको देखती तो मुझे घिन आती थी। एक दिन मैंने उससे लड़ाई की तो उसने भी मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और मुझे इतना मारा कि सारे मोहल्ले वाले लोग जमा हो गए थे। मेरी जेठ और जेठानी छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आदमी मुझे मारे जा रहा था, मुझे घसीट घसीट कर मार रहा था। मेरे बच्चे रोए जा रहे थे और उन सारे मोहल्ले वालों और जेठ के सामने मेरा कपड़ा उसने फाड़ दिया। ये देखकर मेरे शरीर ठंडा पड़ चुका था, मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जिस हालत में थी, फटे कपड़ों में, उसी हालत में मैं दुपट्टे को अपने बदन पर लपेटी और मैं थाने चली गई। वहां पर मैंने रिपोर्ट लिखाई। महिला पुलिस ने मेरी हालत देखकर फौरन मेरे साथ मेरे ससुराल आई और मेरी हालत को ही देखकर वो समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई। उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। वो मुझसे माफी मांगने लगा, कह रहा था कि मुझे एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं उस दरिंदे को कैसे माफ कर सकती थी? मैंने उसकी एक ना सुनी क्योंकि मेरा दिल उससे पूरी तरह से टूट चुका था। उससे नफरत हो गई थी, इतनी नफरत कि कोई किसी से नहीं करता होगा। मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी, देखो भूमि, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी। देखो, तुम टेंशन मत लेना, किसी भी चीज की मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम देखो,
तुम काम करना चाहती हो, तुम करो। मैं तुम्हारे तीनों बच्चों का ध्यान रखूंगी और उनको पालूंगी। मैं अपनी जेठानी के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे तसल्ली दी। मैं भी अब धीरे धीरे संभलने की कोशिश करने लगी। दिन इसी तरह बीतते गए। 1 महीने बाद मैं घर से निकलने लगी। मैंने अपने लिए प्राइवेट जॉब की तलाश की। मुझे एक कंपनी में जॉब भी मिल गई। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जितनी मैं खूबसूरत थी, मेरी किस्मत उतनी ही काली थी। मुझे जिस कंपनी में जॉब मिली थी, वहां पर मेरी सैलरी 10,000 थी। मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई थी। वक्त की रफ्तार इतनी तेज थी कि 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज मेरा पति जेल से छूट कर आने वाला था। 10 साल बाद आज फिर से मेरी सारे जख्म ताजा हो गए थे, क्योंकि उस इंसान का चेहरा दोबारा से मेरी आंखों के सामने आने वाला था। मैं सोच रही थी कि अब मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी जेठानी ने मुझे रोक लिया। कहने लगी, भूमि रुक जाओ, देखो मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मेरी 2 बेटियां थी। उन दोनों बेटियों को मैं हॉस्टल में डाल चुकी थी। वो हॉस्टल में ही पढ़ाई कर रहे थे और मेरा बेटा डुग्गू, वो मेरी जेठानी के पास ही रहता था। मेरी जेठानी ने ही उसकी सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी। उसका पालन पोषण वही करती थी और डुग्गू मेरी जेठानी को ही माँ कहता था, मुझे छोटी माँ कहता था। मैं अपनी जेठानी के कहने पर रुक गई थी। मेरा पति शाम को जब घर आया तो वो सीधे आकर मेरे सीने से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पैर पड़ने लगा। मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं उन सारे पापों के प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। इन 10 सालों में मैंने तुम्हें पल पल याद किया। तुम्हारे साथ किए गए हर जुल्म को याद करके भगवान से माफी मांगी है। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं तुम्हें याद ना करता था। मैं तुम्हें याद कर करके खुद को जख्म देता था। तुम मुझे माफ कर दो और देखो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मैं तुम्हारी नफरत के भी काबिल नहीं हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ। देखो, मैंने जितने भी पाप किए हैं उन सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और इन 10 सालों में मैंने बहुत खून के आंसू रोए हैं। तुम्हें पल पल याद किया है, अपने बच्चों को याद किया। अपने बच्चों को मैं सीने से लगाना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को बाप का प्यार देना चाहता हूँ। मैं खामोश खड़ी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी डुग्गू कमरे से बाहर आया और कहने लगा, छोटी माँ, ये अंकल कौन है? क्या ये हमारे घर पर रहने के लिए आए हैं? मैंने कहा, नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ। ये आदमी इस काबिल नहीं था कि मैं उसके बारे में डुग्गू को कुछ भी कहती कि ये तुम्हारा बाप है, क्योंकि वो तो जेठ जी को अपना बाप मानता था। सुनील डुग्गू को देखकर उसको सीने से लगाने के लिए लपका, लेकिन मैंने डुग्गू को अंदर भेज दिया। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया, क्योंकि इसने जो मेरे बच्चों के साथ किया था, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने जुल्म को तो भूल सकती हूँ, मेरे ऊपर किए गए हर जुल्म को भूल सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों पर किए गए जुल्म को नहीं भूल सकती। उस वक्त मेरे बच्चों को बाप के प्यार की जरूरत थी। उस वक्त ये इंसान मेरे बच्चों से मुंह फेरा हुआ था। वो कैसे भूल जाऊं? मैं अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कैसे उस इंसान को माफ कर दूं जिसने मेरे जिस्म में इतने सारे जख्म दिए? मैं उन सारे जख्मों को कैसे भुला दूं? आज वो सारे जख्म मेरे ताजा हो चुके थे। मैं कैसे माफ कर दूं उस इंसान को जिसने मुझे इतना रुसवा किया, इतना जलील किया? मैं कमरे में रो रही थी कि मेरा पति मेरे पास आया। वो कहने लगा, देखो भूमि, मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझसे प्यार करो। तुम्हें जब लगे कि मैं सुधर गया हूँ तभी तुम मुझसे प्यार करना। बस तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ तो कर ही सकती हो। मुझसे जो हो पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसकी एक बात न सुनी। मैं अपने बेड पर करवट लिए सो गई। वो दूसरे कमरे में चला गया और सो गया। सुबह हुआ तो मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई। मैंने नाश्ते की तैयारी की। मेरी जेठानी भी मेरे साथ किचन में थी। हमने देखा कि मेरा पति कमरे से बाहर आया, आंगन में लगे नल से चेहरे को धोया और उसने चुपचाप बिना कुछ खाए घर से निकल गया। मैं समझ गई थी कि ये कहाँ जाएगा। इंसान की फितरत होती है नशे की। ये नशे का आदी है, वो वहीं जा रहा होगा। मैं और मेरी जेठानी हम समझ चुके थे कि ये शाम को ही वापस लौटेगा और नशे में धुत होकर आएगा।
लेकिन हमारी सोच गलत साबित हुई। हमने देखा तो वो शाम को वापस जरूर आया था, लेकिन वो नशे में नहीं था। उसके हाथों में डुग्गू के लिए कुछ खाने की चीजें थी। उसने डुग्गू को दी। डुग्गू उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं बस देखती रही। मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं भी कमरे में वापस आ गई। मेरा पति दूसरे कमरे में चला गया। दूसरा दिन भी इसी तरह हुआ। उसने बिना कुछ खाए घर से बाहर निकल गया। शाम हुई तो वो घर पर मिठाई लेकर आया और उसने पहली बार ऐसी बात कही कि हम हैरत में पड़ गए। मेरी जेठानी को उसने आवाज दी और कहा, भाभी मुझे काम मिल गया है, क्या आप मुझे बधाई नहीं देंगी? मेरी जेठानी भी हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने कभी सीधे मुंह भाभी से बात भी नहीं की थी। मेरी जेठानी भी खुश हो गई, कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें वाकई काम मिला है तो अच्छे से काम करो, मन लगा कर काम करो और अपनी पत्नी को खुश करो। सुनील कहने लगा, भाभी वो तो कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है जो मैंने भूमि के साथ किया है उसे मैं पीछे जाकर सही तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि भूमि को जितने भी तकलीफ मैंने दी है वो सारे के सारे जिंदगी से मिटा दूं। मैं वहीं खड़ी सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या वो इंसान सही है जो मेरे साथ कभी ऐसा सलूक किया करता था जैसे एक हैवान करता है। हो क्या गया, वाकई सुधर गया है क्या? खैर, इसी तरह से गुजरता गया वक्त। मैं भी काम पर जाती थी। एक दिन मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा, वो भी देखो मैं काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा काम मिला है। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर काम करो, तुम घर पर रहो। तुमने बहुत मेहनत की है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कमाऊं और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूं। तुम घर पर रहो और खुश रहो। तुम जहाँ बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं वहां लेकर जाऊंगा और वैसा करूंगा। बस तुम खुश रहो। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान थी। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था कि क्या ये मैं सपना देख रही हूँ या फिर एक झूठ है। मेरा पति रात को फिर से मेरे कमरे में आया और वो फिर से मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा, भूमि मुझे माफ कर दो। वो हर रात मुझसे ऐसे ही माफी मांगता था। अब आप ही बताएं, क्या मुझे अपने पति को माफ कर देना चाहिए? क्या उसे माफ करके अपना लेना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब आप ही मेरी मदद करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।